हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम इंडियन पॉलिटी फ्रॉम जनरल स्टडीज़ पर्सपेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो एंड फर्दर वनडे एग्जाम्स। दिस होल टॉपिक इज़ प्रेजेंटेड बाय मी भानु शर्मा। देखिए, प्रीएम्बल का एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन भी आए हैं जब भी इंडियन पॉलिटी में जीएस का जो सेक्शन है, चाहे वो सीजीएल एग्जाम हो, एमटीएस एग्जाम हो, एसएससी का स्टेट एसएससी एग्जाम्स हो, वहाँ पर भी पूछा जाता है। अगर इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन आता है तो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट जो है, फंडामेंटल राइट्स प्लस प्रीएम्बल वाला जो पार्ट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स और इकोनॉमी और फर्दर जो दूसरे सेक्शन से उनसे आते हैं ये क्वेश्चन, बट फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल से क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम बात करते हैं प्रीएम्बल को समझने से पहले आपको समझना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा संविधान है, बेसिकली अगर हम एक राजतंत्र का निर्माण करते हैं, अगर एक स्टेट का निर्माण करते हैं टू फॉर्म अ पर्टिकुलर स्टेट, जिससे कि दूसरे लोगों पर राज किया जा सके, पूरे कंट्री के ऊपर राज किया जा सके, एक मैकेनिज्म के रूप में काम करे, इस स्टेट को बनाने के लिए लोग जो हैं इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान अपनी कंसेंसस, अपनी स्वेच्छा से एक पूरी पार्टी किसी को भी नॉमिनेट इलेक्ट करते हैं और वो फर्दर पार्टी जाकर सरकार बनाती है और काम जो है वो चलता है। स्टेट क्राफ्ट जो है इस तरीके से चलता है। बट ये स्टेट बहुत पावरफुल हो सकती है और इस स्टेट को एक लॉ के तहत ही लिमिटेड रखा जाता है, इसकी पावर को लिमिट किया जाता है बाय लॉ। इस लॉ को बोला जाता है फंडामेंटल, इसको आपको याद रखना है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। और इसी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड को बोला जाता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, अगर प्रीएम्बल की हम बात करें, जैसे हर एक अच्छी किताब का स्टार्टिंग में प्रीफेस होता है, जो कि किताब के अंदर क्या लिखा है, उस बुक के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बारे में बताता है, उसकी स्पिरिट को बताता है, उस किताब के अंदर किस तरीके से चीज़ें मेंशन्ड है। उसी तरीके से जो हमारा फंडामेंटल लॉ है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर जो आइडियाज़ हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी स्पिरिट है, उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किस तरीके से, जो प्रीफेस की फॉर्म में, स्टार्टिंग पेज की फॉर्म में जो लिखा हुआ है, वो है आपका प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल के अंदर हर एक शब्द को हम डिकोड कर कर पढ़ेंगे, एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों यहाँ पर है, कब ये जोड़ा गया। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीएम्बल है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जो कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसको एक कंसाइज ब्रीफ फॉर्म में इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरीके से है। दो प्रीएम्बल सबसे आगे लगा हुआ है, बट जब ये बनाया था, इसे अडॉप्ट किया था, इसे सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया था। ये आपको बात याद रखनी है। अब एक एक बात, एक एक वर्ड को हम डिकोड करेंगे प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है, बिकॉज जब क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम्स में, एसएससी में खास तौर पे, तो वो आपसे इन्हीं वर्ड्स के बारे में पूछता है कि लिबर्टी क्या है, सोशलिस्ट बिहेवियर क्या है, सेक्युलर का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आगे देखेंगे फर्दर इसी लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले शब्द से, जो कि है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, पहले एक एक शब्द को आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। वी द पीपल मतलब है कि जो पावर है, वो पावर किसी राजा की दी हुई पावर नहीं है। वो पावर जो है वो सारी की सारी पावर आती है पीपल से। पीपल ही अपना कंसेंसस, यानी कि अपनी स्वेच्छा से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करेंगे और ये जो राजतंत्र है इसका निर्माण होगा और ये राजतंत्र राज करेगा अंडर द लिमिटेशन, अंडर द लिमिट ऑफ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको कहते हैं लेक्स रेक्स, यानी कि जो लॉ है वो सबसे प्रधान है, जो कानून है वो सबसे प्रधान है। कानून से मतलब है संविधान, जो है संविधान सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद स्टेट यानी कि जो तंत्र है, जो राजतंत्र है, और उसके सबसे नीचे आएंगे इंडिविजुअल से सिटीजन्स। अब जो वी द पीपल का मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक रूल है, ये उसको दिखाता है कि हमने अपने आप को, ये जो प्रीएम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, ये लोगों ने बनाया है, लोगों की स्वेच्छा से ये बना है, ये डेमोक्रेटिक बिहेवियर को शो करता है। So it is written that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a, अब देखिए इसमें जो पार्ट आ जाता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इसमें आपको याद रखना है दैट वर्ड्स लाइक दिस इंटेग्रिटी,
ऑल्सो सोशलिस्ट और सेक्युलर जो शब्द है, मैं कलर का चेंज कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। इसमें अगर आप शब्द देखेंगे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वाला जो पार्ट है, ये पार्ट बाद में जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा। जो पहला जो प्रियम्बल था उसके अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्द नहीं थे। अब हम बात करते हैं एक एक शब्द की, जैसे कि सोवरेन शब्द। देखिए, अगर सोवरेन की बात करें, सोवरेन का मतलब है, एक एक करके शब्दों को समझते हैं। इसमें सोवरेन का जो मतलब है, इसका मतलब है पूरी पावर, जो स्वेच्छा है वो देश की होगी, उसके ऊपर कोई भी हमें रूल नहीं कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश प्यारे भारत की अगर हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर कोई और रूल नहीं कर रहा है। इसके ऊपर यूके, इंग्लैंड कोई रूल नहीं कर रहा, कोई और कंट्री इसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती। अगर इंडिया में जो डिसीजन लिया गया है, हम नहीं चाहते कि हम चाइना के साथ ट्रेड करें, तो ये हमारी स्वेच्छा है। इसमें यूएसए हमें आके नहीं बोलेगा कि आप चाइना के साथ ट्रेड मत करो, आपने ऐसा करा तो गलत होगा, क्योंकि ये हमारी स्वेच्छा है। हमारी कंट्री सोवरेन है, हमारी कंट्री डोमिनियन नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अगर हम चाहें, चाइना हमसे कल को आके ये नहीं बोलेगा कि हम अमेरिका के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट क्यों ले रहे हैं, खरीद क्यों रहे हैं, हम रफाल विमान क्यों खरीद रहे हैं, या यूएसए नहीं कहेगा कि आप चाइना से ट्रेड मत करें, और हम उसे मानेंगे नहीं, बिकॉज हम एक सोवरेन कंट्री हैं। ये आपको बात याद रखनी है। सोवरेन का मतलब होता है कि डिसीजन जो है उसकी पावर इंडियंस के हाथ में है, उसके ऊपर कोई भी, इंडियंस से मतलब है राजतंत्र के हाथ में है। इंडिया के ऊपर कोई, इंडिया किसी का गुलाम नहीं, इंडिया के ऊपर किसी की पावर नहीं है। इंडिया अब एक फ्री कंट्री है, सोवरेन नेशन है। अगर यूएन बोलता है कि पीस कीपिंग फोर्स भेजिए इस देश के अंदर, अफगानिस्तान में जैसे तालिबान बहुत पकड़ अपनी मजबूत कर रहा है, तो यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स भेजिए, तो आप ऐसा, अगर इंडिया ना चाहे तो बाइंडिंग नहीं है ये। दैट मीन्स अगर सोवरेन है कंट्री तो नॉट बाइंडिंग हो जाता है। हमारे ऊपर कोई भी जबरदस्ती कोई बाइंडिंग पार्ट नहीं कर सकता। आप बाइंडिंग नहीं है किसी भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट के रिलेटेड। ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया जो भी डिसीजन होंगे सरकार में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर होंगे, ना कि किसी और फर्दर किसी और देश के या किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट पर। तो ये सोवरेन का मतलब है। अब अगर हम बात करें सोशलिस्ट और सेक्युलर, देखिए सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड हैं ये जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और आपका जो इंटीग्रिटी वाले जो ये तीन शब्द हैं ये जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा। दीज वर बेसिकली पॉलिटिकल मूव, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही थे, इनका कोई खास रेलेवेंस था नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे। आपको बस इतना याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से वो शब्द हैं जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रीएम्बल में जोड़े गए। वहां पर आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी में सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इस तरीके के नाम दे दिए जाएंगे। आपको याद रखना है दैट सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये तीन ऐसे शब्द हैं जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़े गए। अब इनका मतलब भी देखते हैं। देखिए सोशलिस्ट की अगर हम बात करें, सोशलिस्ट का मतलब है कि अगर 100 रुपीज़ 100 रुपये की धनराशि आ रही है और इस देश में, हमारे देश में सपोज कीजिए 100 लोग हैं, 100 इंडिविजुअल्स हैं, तो 100 इंडिविजुअल्स को 100 रुपये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और एक एक रुपये सबको मिलेगा। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो एक एक रुपये सबको मिलेगा। ये होता है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सवादी सोशलिज्म इसे कहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में मार्क्सवादी सोशलिज्म का यूज़ नहीं था। ये हमने जो यूज़ करा है वो है गांधीयन सोशलिज्म, यानी कि गांधी वाला सोशलिज्म, गांधीवाद वाला सोशलिज्म, समाजवाद, जो कि गांधी जी की जो बातें थी उनसे प्रेरित था। वो क्या कहते थे कि आप 100 रुपये को ऐसे इक्वली इंडिविजुअल में डिवाइड मत कीजिए, बल्कि अपॉर्चुनिटी जो है उसको डिवाइड कीजिए, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक जो सिटीजन है, हर एक व्यक्ति जो है वो 100 रुपये जो भी धनराशि है, कोई भी रिसोर्स है, उसको उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे। इसके बारे में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी
एंड टू प्रमोट अमंग ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी सिटीजन्स में। तो देखिए मार्क्सवादी सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म में फ़र्क है। मार्क्सवादी सोशलिज्म कहते हैं कि रिसोर्सेज जो भी हैं वो सबको बराबर रूप से बांट दीजिए। गांधी वाला सोशलिज्म, गांधीवाद वाला जो समाजवाद है, जो सोशलिज्म है, उसमें बात होती है कि अपॉर्चुनिटी को सब में बांटिए रेदर देन कि आप रिसोर्सेज को सब में बांटें। अब अगर अगले शब्द की हम बात करें, द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर। सेक्युलर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका क्वेश्चन भी इनफैक्ट आया हुआ है एसएससी एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मैं आपको भी आगे फर्दर दिखाऊंगा। सेक्युलर शब्द का मतलब देखिए वेस्टर्न सेक्युलरिज्म आ जाता है और फिर आ जाता है इंडियन सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य जो सेक्युलरिज्म है उसमें बात करी जाती थी, पश्चिम के देशों में सेक्युलरिज्म एक अलग तरीके से बात करी जाती है, जहाँ पर जो रिलीजन है, जो धर्म है और जो स्टेट है यानी कि जो राजतंत्र है वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं, एक दूसरे में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि अगर रिलीजन कोई पर्टिकुलर एक लॉ बनाते हैं, मतलब रिलीजन के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे औरतें चर्च में जो है पादरी के रूप में नहीं जा सकती हैं, या पादरी की पोजीशन एक लेवल के बाद और उसमें औरतों की रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है, तो ऐसे केस में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों करा कि औरतों के लिए तो डिस्क्रिमिनेटरी है। बट अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें सेक्युलरिज्म की, जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो इससे अलग है। जो हमारे देश में सेक्युलरिज्म फॉलो होता है वो होता है कि रिलीजन और जो स्टेट है, जो राजतंत्र है, वो अलग अलग हैं जब तक जो रिलीजन है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे। यानी कि अगर सपोज कीजिए साबरीमाला टेम्पल का इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को हमें मिलते हैं। यानी कि रिलीजन जो है वो अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट करेगा तो स्टेट रिलीजन के मैटर्स में भी दखल अंदाजी देगा। ये हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है। सेक्युलर शब्द का असल में मतलब ये है इंडियन पर्सपेक्टिव में कि हम सभी जो धर्म है, इंडिया कोई एंटी रिलीजन कंट्री नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया में किसी भी तरीके का धर्म अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट सेक्युलर का मतलब है कि सभी धर्मों की इज्जत होती है, आप कोई भी धर्म चूज कर सकते हैं। आप सेक्युलरिज्म है यहाँ पर, आप हिंदू रिलीजन को चूज कर सकते हैं, किसी को भी प्रोफेसर यूज कर सकते हैं, मान सकते हैं। बट अगर आप किसी और रिलीजन को गलत तरीके से बोलेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे या गलत तरीके से कमेंट्री करेंगे तो स्टेट यहाँ पर वॉचफुल एम्बिवेलेंस के रूप में यानी कि इंटरफेयर करेगा उस पर्टिकुलर मैटर में। ये आपको बात याद रखनी है, यही सेक्युलरिज्म है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में रिलीजन और स्टेट अलग अलग है। इंडियन सेक्युलरिज्म में रिलीजन और स्टेट जब तक अलग अलग रहता है जब तक रिलीजन कोई ऐसी चीज़ ना कर दे, रिलीजियस मैटर ऐसे इस तरीके का ना हो जाए जहाँ पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, या जो इक्वालिटी वाला जो वैल्यूज़ हैं हमारी, डेमोक्रेसी और जो पब्लिक ऑर्डर वाली जो वैल्यूज़ हैं, लोगों में जो प्यार की जो भावना, भाईचारे की भावना, अगर वो ख़राब होती है रिलीजन के द्वारा, धर्म के द्वारा, तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो इंटरफेयर करेगी। ये इंडियन सेक्युलरिज्म है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का जो मतलब है, देखिए अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छे से समझाया है दैट इट इज़ द रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। डेमोक्रेसी के बारे में आप ये भी देख सकते हैं दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया में भी आपको डेमोक्रेसी की स्पिरिट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर रिपब्लिक वाला जो पार्ट है, रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया के जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। जो राष्ट्रपति हैं यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होते हैं। वो इंग्लैंड की तरह, इंग्लैंड की जो महारानी हैं, जो मोनार्कल सिस्टम है जहाँ पर महारानी के बाद उनके जो प्रिंस हैं वो इलेक्ट हो जाएंगे अगले राष्ट्रपति के रूप में, ऐसा नहीं होता है। इंडिया एक रिपब्लिक है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि उनके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्टेड होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक एज मेंशन्ड इन दी प्रीएम्बल, तो आपको ये देखना है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। अब देखिए अगर अगली बात हम करते हैं तो बात होती है जस्टिस की। अब जस्टिस, देखिए जस्टिस शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। अब ये न्याय जो है ये सोशल न्याय भी हो सकता है, समाज में किस तरीके से जो भेदभाव है उसको भी, इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड इकोनॉमी आपकी किस तरीके से काम कर रही है, एंड ऑल्सो आप यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस की तीनों लेवल पर बात होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
आपसे कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जस्टिस में कौन कौन से शब्द आते हैं, आपको याद रखना है सोशल जस्टिस, समाज में जिस तरीके का न्याय हो, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, और पॉलिटिकल यानी कि राजनीति के पर्सपेक्टिव से भी। अब फर्दर अगर हम बात करें द नेक्स्ट वर्ड जो कि है लिबर्टी। लिबर्टी का देखिए कंसेप्ट क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि आपके जो थॉट्स हैं, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसको आप फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में भी देख सकते हैं। स्पेशली एक्सप्रेशन का जो पार्ट है आर्टिकल 19, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लिबर्टी का मतलब हो जाता है, देखिए लिबर्टी का मतलब है एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसा इक्वालिटी का भाव जो कि आप जन्म सिद्ध आपका अधिकार है। जब आप पैदा हुए, आप लिबर्टी पैदा हुए हैं लेकर। लिबर्टी का कंसेप्ट और फ्रीडम का जो कंसेप्ट है, देखिए आज़ादी जो या जो फ्रीडम है वो आपको कोई देता है, ये गिवन वाला कंसेप्ट है। लिबर्टी जो है वो आप लेकर पैदा होते हैं, ये आपको याद रखना है। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं फ्रीडम और लिबर्टी में। लिबर्टी मतलब जो आप लेकर पैदा हुए हैं, आप ये लेकर पैदा हुए हैं, यू आर बॉर्न विद इट, यू आर बॉर्न विद इट, ये आपको याद रखना है। बट फ्रीडम दी जाती है, आपको फ्रीडम दी जाएगी स्टेट के द्वारा कि आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर कैंपेन कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन, यहाँ पर आप स्पीच दे सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं पब्लिक प्लेस में। बट लिबर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लेकर पैदा हुए हैं। अब लिबर्टी किस में? थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ, आप किस में बिलीव करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका मानना क्या है, फेथ और वर्शिप। देखिए बिफोर सेक्युलर शब्द जो है, जो सेक्युलर शब्द है जो मैंने आपको बताया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था, सेक्युलर शब्द आने से पहले भी लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वहाँ पर इसके बारे में बात करी जाती थी। दो सेक्युलर शब्द का यूज़ नहीं हुआ, फिर भी फेथ एंड वर्शिप के नाम पर सेक्युलर शब्द के तरीके से काम कर रहा था प्रीएम्बल में। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका इक्वालिटी, यानी कि कौन कौन इक्वल हैं, किस तरीके से आप इक्वल हैं, बराबरी का जो न्याय है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यही पार्ट है आपका गांधी वाला जो है, गांधीयन सोशलिज्म जिसे कहते हैं। यानी कि 100 रुपये अगर आप सपोज कीजिए, मैं सबको 100 रुपये देने की बजाय 100 रुपये कमाने का अधिकार, अपॉर्चुनिटी जो है, जो चांस है 100 रुपये सभी कमा सकें, वो सबको दूं, जिससे कि जो कमाना चाहते हैं या जो टैलेंटेड हैं वो अच्छे से काम कर पाएँ, और जो टैलेंटेड नहीं है या जो मेहनत इतनी नहीं डाल रहे हैं, जो इतना मेहनत या टैलेंट नहीं दिखा रहे हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से रिवॉर्ड मिले। ये सबसे बेसिक लेवल का गांधी सोशलिज्म है। इससे आगे आपको याद नहीं रखना है। दैट प्रमोट्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की भी हम इक्वालिटी यानी कि समानता को देखेंगे। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है इक्वालिटी के बाद, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, ये है फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, जिसमें इंटीग्रिटी पार्ट 42nd अमेंडमेंट से आया है। देखिए फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा। यानी कि जो हमारा देश भारत है उसमें जितने भी लोग हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, वो सभी मेरे भाई बंधु हैं। ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेटर्निटी का मतलब जो है ये आता कैसे है। हमने बोल दिया कि हम सभी भाई बंधु हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, बट आप इसे लाते कैसे हैं? वो आता है सिटीजनशिप से, और सिटीजनशिप भी कौन सी? सिंगल सिटीजनशिप। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो दिल्ली में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की अलग सिटीजनशिप है, जो दिल्ली में रिसाइड करते हैं, या जो मुंबई में रिसाइड करते हैं या महाराष्ट्र वाले रीजन में रिसाइड करते हैं, उनकी अलग सिटीजनशिप है। हम सभी की जो भारत में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, उन सभी की सिंगल सिटीजनशिप है। एंड वी से दैट वी ऑल आर इंडियन, हम सभी भारतीय हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं केरलाइट हूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे दिल्ली की सिटीजनशिप मिली हो। नहीं, हमारे देश में चाहे आप किसी भी राज्य कहीं भी रहें, अगर आप इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर रह रहे हैं, बाउंड्री में हैं, तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी वो इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। इसी भाव से फ्रेटर्निटी का भाव जो है, यानी कि भाईचारे का जो भाव है, वो बढ़ता है। दिस इज द फ्रेटर्निटी, बट एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि हम सभी भाई बंधु हैं, हम वी ऑल आर प्रमोटिंग दिस ब्रदरहुड, हम भाईचारे को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें इंडिविजुअल जो है, जो एक व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसका राइट छीन लिया जाएगा। नहीं, इंडिविजुअल्स के भी, हर एक अलग अलग व्यक्ति के भी अपने राइट्स हैं।
प्लस ड्यूटीज भी, जिसके बारे में फर्दर बात करेंगे। इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November, जिस दिन do hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution. This is the preamble. Preamble की terminologies आपसे पूछी जाती है and I have told you what all these are meant. So थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन किस तरीके से है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रोडक्शन जैसे किताब का प्रीफेस होता है, वैसे ही ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है आपका प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, दैट सेट्स आउट, जो कि गाइडिंग पर्पस है कि डेमोक्रेटिक बिहेवियर हो, इक्वालिटी हो, भाईचारा यानी कि फ्रेटर्निटी हो, जस्टिस हो यानी कि न्याय हो, जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसका जितना भी निचोड़ है, जो गाइडिंग पर्पस है, उस पर्पस को एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के रूप में प्रीएम्बल में दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेट्स याद होनी चाहिए कि इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अब देखिए इसका थोड़ा बैकड्रॉप और बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय होम, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है, इसमें बात करी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब आगे बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसका गाइडिंग पर्पस क्या होना चाहिए, बेसिकली उसका एक आउटलाइन। लेकिन इसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यही जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यही एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करता है, ब्लूप्रिंट के रूप में काम करता है आगे जाके, जिससे कि प्रीएम्बल बन पाता है। आपको ये बात याद होनी चाहिए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे, जो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो सेम हूबहू प्रीएम्बल है, ऐसा नहीं है। देखिए प्रीएम्बल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से सोर्स तो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल का, बट डिट्टो कॉपी नहीं है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने एक ब्लूप्रिंट दिया था कि प्रीएम्बल जो आगे बनेगा वो इस तरीके का होना चाहिए। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहले बना, उसके बाद प्रीएम्बल लास्ट में बनता है, अडॉप्ट होता है, इनैक्ट होता है। लेकिन आज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे, बेयर एक्ट उठाएंगे, संविधान को देखेंगे, तो संविधान का जो पहला पेज है, जो पहला पार्ट है, वहां पर आपको प्रीएम्बल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ और गहरे और डीप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपसे फर्दर पूछे जाते हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस में, जहां लेवल जो है वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का टफ लेवल हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है। देखिए अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है, एज पर सुप्रीम कोर्ट आंसर है यस। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आंसर है यस, ये पार्ट है। बिकॉज ऐसा केशवानंद भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी तो बोला था कि प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाए। बट ये कंट्रोवर्सी से पहले ये आती है कि 1960 में 1960 में एक और केस आता है जिसे हम कहते हैं बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में, जो कि 1960 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी कि उन्होंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रीएम्बल नहीं है। हालांकि जब केशवानंद भारती केस आता है 1960 के बाद, बेरूबारी केस जब हो जाता है, उसके बाद प्रीएम्बल को पार्ट माने जाने लगा, बट बेरूबारी केस में पार्ट नहीं माना गया प्रीएम्बल को। तो आपसे कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग केस, आपको केस के नाम दे दिए जाएंगे, बेरूबारी केस दे दिया जाएगा, केशवानंद भारती केस दे दिया जाएगा, दो आपको और कोई केस दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आंसर है केशवानंद भारती केस। पूछा जाए नहीं है तो आंसर है बेरूबारी केस 1960। आपको यहाँ पर थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट में माना गया, कौन सी जजमेंट में नहीं माना गया, ये बोल दिया जाता है। अब आपको प्रीएम्बल में समझना है कि इसके फर्दर क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप हुए हैं, बिकॉज आप कितने ही प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लें, बट एक्चुअल सेंस में जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो फॉलोअप लेना है वो है, आपको क्वेश्चंस ज़रूर आने चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। देखिए नॉलेज होना ज़रूरी है, नॉलेज इज़ अ एडेड एडवांटेज, जो कि आपको ऊपर बढ़ने में मदद करेगी, जो कि आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट आपकी करेगी। बट नॉलेज को अगर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उसका फिर यूज नहीं है। और अप्लाई कैसे करेंगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे
इसलिए पहले जो क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। ये एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, जिसमें बोला जाता है दैट द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेंस ऑफ, पहला है फ्रेंडलीनेस, दूसरा है स्टेटहुड, तीसरा है लव एंड अफेक्शन, और चौथा है ब्रदरहुड। देखिए 2017 का है, आपने प्रीएम्बल के बारे में मैंने आपको एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक चीज़ को डिकोड करा है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या है। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में भी नीचे आंसर लिख सकते हैं। मैं फर्दर आपको 5 सेकंड के बाद इसका आंसर भी बताऊंगा विद द एक्सप्लेनेशन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि फ्रेटर्निटी का मतलब ही होता है ब्रदरहुड, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। फ्रेटर्निटी एज इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा, जो कि हम पूरे अपने देश में हम हमारे सभी भाई बंधु हैं। और इसको हम लाते कैसे हैं, बाय सिंगल सिटीजनशिप, ये मैंने आपको अभी बताया। दिस इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय मेकिंग स्टेट सेक्युलर, स्टेट को सेक्युलर बनाइए, फंडामेंटल राइट्स दीजिए इंडिविजुअल्स को, और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी कीजिए। अब फर्दर एसएससी सीपीओ में, जो कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है 2016 में, एक और क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। इन्फीरियर की बात कि किसी को भी, किसी सिटीजन को छोटा नहीं समझना चाहिए, कहाँ पर करी गई है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई होप यू हैव रिटन योर आंसर। द आंसर इज फ्रेटर्निटी। देखिए फ्रेटर्निटी में इंफीरियर का जो कंसेप्ट है, आप किसी को छोटा तब मानेंगे जब आप किसी को अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। अगर हम सबको सेम लेवल पर कर दें, सबको ब्रदर घोषित कर दें, ब्रदरहुड का बिहेवियर अगर हम कर दें, तो यानी कि फ्रेटर्निटी को अगर हम ले आएँ, इसका मतलब क्या होगा कि कोई किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं। द फीचर ऑफ फ्रेटर्निटी assures the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation. According to this, हम सभी एक फैमिली, हम सभी भाई बंधु हैं, और ब्रदरहुड की भावना आती है फ्रेटर्निटी से। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें यह बताया जाता है कि हम कोई भी इंफीरियर नहीं, कोई भी किसी से छोटा नहीं, कोई भी किसी से बड़ा नहीं, सब बराबर हैं, ये बात डायरेक्टली करी जाती है फ्रेटर्निटी से। एसएससी के एसआई यानी कि दिल्ली पुलिस एसआई का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी, 2014 में एक और क्वेश्चन आता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इक्वालिटी इज नॉट कंपैटिबल विद द लिबरल नोशन ऑफ इक्वालिटी। यानी कि जो उदारवादी हैं, अभी देखिए क्वेश्चन 2014 में 2 आया, और ये क्वेश्चन का जो लेवल है ये टफ लेवल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यानी कि लिबरल नोशन इक्वालिटी का जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से किससे मैच नहीं करता है। लीगल इक्वालिटी यानी कि कानून से रिलेटेड जो इक्वालिटी है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति वाली इक्वालिटी, सोशल यानी कि समाज से रिलेटेड, और इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इक्वालिटी। देखिए इसको समझने के लिए लिबरल नोशन समझना ज़रूरी है। देखिए लिबरल आइडियोलॉजी आती है उदारवाद के विचार से, जो कि विचार होता है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म वाला जो विचार है वो बात करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी की। फ्री मार्केट इकोनॉमी की मतलब कि कोई भी कंपनी, कोई भी जो फोर्सेस हैं, जो भी मार्केट में आना चाहती हैं, अपना सामान बेचना चाहती हैं, उनके पास सारे राइट हैं, वो फ्री हैं। कोई भी सरकार आकर उन्हें नहीं बताएगी आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। इस पार्ट में जो लिबरल नोशन है इक्वालिटी का, उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हट जाती है। बिकॉज लिबरल नोशन इक्वालिटी का कहता है कि कोई गरीब भी हो सकता है, कोई अमीर भी हो सकता है, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना फल मिलेगा। ये सोशलिज्म से बिल्कुल अलग है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जहाँ पर भी पूछा जाए कि उदारवादी इक्वालिटी जो है, लिबरल नोशन ऑफ इक्वालिटी में कौन सी चीज़ नहीं होती है, आंसर है लीगल इकोनॉमिक इक्वालिटी। बिकॉज इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है अगर इकोनॉमिकली सब बराबर हो जाएंगे तो समाजवाद हो जाएगा, वो उदारवाद नहीं है। उदारवाद के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी मिसिंग होती है, ये आपको बात याद रखनी है। इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी को लाजे फायर इकोनॉमी भी बोला जाता है। इट वॉज फाउंड इनकॉम्पैटिबल विद इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सो इट अपोज्ड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो टफ साइड पर चला जाता है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट, कि सेक्युलर स्टेट आप किसको बोलेंगे, सेक्युलर का मतलब बताइए। अब इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का जरूर समय दूंगा। आपका पहला ऑप्शन है द स्टेट विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो किया जाए वो सेक्युलर होता है। एक ऐसा स्टेट जो कि धर्म के खिलाफ है। थर्ड ऑप्शन है एक ऐसा स्टेट जो कि धर्मों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। और चौथा द स्टेट विच एक्सेप्ट्स ऑल रिलीजन एज रिलीजन्स ऑफ स्टेट, यानी कि जो अपने ही धर्म मान लेता है सारे धर्मों को। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 5 सेकंड है, आप इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आई होप यू हैव रिटन योर आंसर, यू हैव टाइप्ड योर आंसर। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया सेक्युलर का मतलब है एंटी रिलीजन तो हो नहीं सकता। एंटी रिलीजन का मतलब है कि धर्म से या जो धार्मिक जो चीज़ें हैं, जो रिलीजन है, उसके आप खिलाफ चलेगा, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। पर्टिकुलर रिलीजन अगर है तो दूसरे रिलीजनों की बात नहीं की जाएगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। द स्टेट विच एक्सेप्ट्स ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को स्टेट माने और उसको अपना भी रिलीजन मान ले, ये भी पार्ट नहीं आ सकता है सेक्युलर शब्द में। इसका मतलब है डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स, दिस इज द पार्ट। नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। यानी कि एक सेक्युलर स्टेट का जो पर्पस है इज टू बी ऑफिशियली न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, जब तक कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही रिलीजन के द्वारा। अब देखिए 2011 में एसएससी कांस्टेबल यानी कि जो जीडी एग्जाम होता है एसएससी जो कंडक्ट कराता है, उसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको अभी अभी बताया है कि प्रपोज जो है प्रीएम्बल का किसने किया था। मैं आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रीएम्बल को किस फॉर्म में पहले प्रपोज किया गया था। आपका क्वेश्चन, आपके जो ऑप्शंस हैं वो है जवाहरलाल नेहरू जी, सेकंड है बी आर अम्बेडकर जी, थर्ड है बी एन राव एंड फोर्थ इज महात्मा गांधी जी। देखिए आपका जो ऑप्शन सही है दैट इज जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में जो ब्लूप्रिंट आया था वही सोर्स आगे जाके बनता है प्रीएम्बल का, ये भी आपको बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया था। और प्रपोजल भी इन्होंने ही दिया था। द ऑप्शन इज फर्स्ट वन इज राइट। When the Constituent Assembly started the work of the drafting of the Constitution, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फॉर्म में ऑन दिसंबर 30, 1946 इसको प्रपोज किया था। इस रेजोल्यूशन के अंदर नेशनल गोल्स सारे हाईलाइट किए गए थे, ऑब्जेक्टिव सारे हाईलाइट किए गए थे, एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। यही फर्दर आगे जाके आपका प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल बनता है। अब देखिए थोड़े से ओल्ड क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि कई बार एसएससी जो है पुराने क्वेश्चंस को भी फर्दर रिपीट कर देता है। एसएससी में सीजीएल लेवल पे क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था कि इंडिया को रिपब्लिक क्यों माना जाता है। मैंने आपको बताया था रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन आता है कि इसका जो हेड ऑफ द स्टेट हैं जो वो इलेक्टेड होते हैं। सेकेंड आता है बिकॉज इंडिया को रिपब्लिक इसलिए बोला जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली। थर्ड ऑप्शन है बिकॉज इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। और फोर्थ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की, इसलिए। अब मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। फर्स्ट जो है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इसका मतलब है, यानी कि अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड में जो राष्ट्रपति हैं वो मोनार्कल सिस्टम में पहले इंग्लैंड की जो रानी हैं, महारानी हैं, वो बनेंगी। उसके बाद उनके बाद जो प्रिंस हैं वो बनेंगे, यानी कि एक हिरार्कल सिस्टम में चल रहा है। इलेक्टेड तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो इंग्लैंड में हम रिपब्लिक सिस्टम नहीं बोलेंगे। रिपब्लिक का मतलब है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो इलेक्टेड होते हैं। अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कंट्री इज कंसिडर्ड अ पब्लिक मैटर, यानी कि जिसको रिपब्लिका भी बोला जाता है, जिसमें प्राइवेट कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं चलती आ रही, कोई रूलर्स की प्रॉपर्टी नहीं चलती आ रही कि पहले ये थे अब इनके बेटे आएंगे, अब इनके बाद इनके बेटे आएंगे। यहाँ पर अगर आपको हेड ऑफ द स्टेट भी बनना है तो यू हैव टू बी इलेक्टेड, ये बात आपको याद रखनी है। इन मॉडर्न टाइम्स अ कॉमन सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ अ रिपब्लिक इज अ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट मोनार्क, जो मोनार्कल सिस्टम से नहीं आते हैं बल्कि इलेक्ट होकर आते हैं, आपको बात याद रखनी है।
अब 2004 में एसएससी में सीजीएल में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 42 हुई थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि 42 में, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आपको याद रखना है SSI। इसमें जो इंटीग्रिटी वाला पार्ट है ये भी ऐड था, सोशलिस्ट भी ऐड हुआ था, सेक्युलर भी ऐड हुआ था। तो क्या ऐड नहीं हुआ था? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नॉट। बच्चे जल्दीबाजी में स्टूडेंट जो हैं क्या करते हैं कि वो नॉट को नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन में हाँ पूछा या ना पूछा ये नहीं देखते। तो आपको याद रखना है, इसमें आपसे पूछा है क्या नहीं ऐड करा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा आया था। तो आंसर है डिग्निटी ऐड नहीं हुआ था। सो योर राइट आंसर इज डिग्निटी। अगर हम फर्दर बात करें करते हैं और क्वेश्चंस की, तो देखिए इस पर्टिकुलर मैंने आपको बता दिया कि इसका जो आंसर है वो थर्ड होगा। आपको इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है प्रियम्बल में, दैट प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। यूएसए का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी प्रियम्बल था, वहीं से ही कंसेप्ट इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। तो कोई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल का जो पार्ट है ये कहाँ से लिया गया, किस कंट्री के पार्ट से इंस्पायर हुआ, अडॉप्ट हमने जो किया है इसको। तो इसका आंसर है अमेरिका। सो आपको ये मैंने प्रियम्बल के उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पता है, एक एक वर्ड को हमने डिकोड करा इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द लेक्चर। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। माय नेम इज भानु शर्मा and I presented this lecture on the channel Competition Guru. Thank you and have a great day.